हाय गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, और इसमें भी कई सवाल आते हैं मेंस और एडवांस और नेट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ चार्ज्ड कंडक्टर पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एक कंडक्टर के सरफेस के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन समझ आया? एक कंडक्टर के सरफेस के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि एक इनफाइनाइट शीट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हमने गॉस लॉ से भी डिराइव किया था और इसको हमने इंटीग्रेशन के मेथड से भी डिराइव किया था। तो सारा डेरिवेशन मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके उसको अच्छे से देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। फिर यहाँ पे आइए, आपको अच्छा कनेक्ट फील होगा। तो यहाँ पे देखो, इनफाइनाइट शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन फ्रंट ऑफ इट which is a uniform electric field, and that value is sigma upon 2 epsilon naught. That value is sigma upon 2 epsilon naught. ठीक है। तो देखो, अगर फाइनाइट शीट है तो फाइनाइट शीट के अगर तुम बहुत करीब चले जाते हो, बहुत पास चले जाते हो, तो वो भी एक इनफाइनाइट शीट की तरह एक्ट करने लगेगा, है ना। एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, है कि नहीं। एक बड़े से स्टार के सामने एक छोटा सा प्लैनेट क्या होता है, एक डस्ट पार्टिकल की तरह होता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब आप एक इनफाइनाइट शीट के सामने रहोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक फाइनाइट शीट के बहुत करीब चले जाओगे तो वो भी तुम्हारे लिए एक इनफाइनाइट शीट की तरह काम करेगा, और उसके सामने भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। बट ध्यान रखना कि ओनली इन द केस व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू दैट फाइनाइट शीट, when you are very close to that finite sheet। तो क्लियरली रख दिया है यहाँ पे, आप इसको पकड़ के रखिए। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर डिराइव करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ कि अ पॉइंट ए, कैपिटल ए, इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द फाइनाइट शीट, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑन दैट पॉइंट कैन बी assumed as sigma upon 2 epsilon naught, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था जब हम इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे, और एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस डिस्कस कर रहे थे। तुम्हें याद होगा कि डिस्क की भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस क्या आ जा रही थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जा रही थी व्हेन यू वेंट वेरी क्लोज टू दैट डिस्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आपको रिवाइज़ करना है, तो आप जाके वो लेक्चर रिवाइज़ कर लीजिए मेरे चैनल पे और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमने ये कॉन्सेप्ट को पुट कर दिया है अच्छे से कि एक फाइनाइट शीट के सामने अगर आप चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो, शीट की बात तो ये रही। अब हम एक मेटालिक कंडक्टर ले लेते हैं, मेटालिक कंडक्टर जो कि उसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है। सपोज़ कि मैंने एक रॉड ले लिया, ठीक है, या रेक्टेंगुलर प्लेट ले लिया, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस है, उस पर चार्ज क्यू दे दिया। तो अभी हाल में ही मैंने कुछ सेशंस अपलोड किए हैं कंडक्टर के, जिसमें ये सब चीज़ काफ़ी डिस्कस हुई डिटेल में। अगर क्यू दे दिया तो वो दोनों सरफेसेस पे क्या हो जाएंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, Q/2 हर एक सरफेस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक है। अब अगर आप थिकनेस में चले गए प्लेट के, तो वो पॉइंट तो उस सरफेस के बहुत करीब है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस सरफेस के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, जो फर्स्ट सरफेस है और जो सेकंड सरफेस है, जो नेमिंग किया हूँ मैं, तो फर्स्ट सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड द प्लेट वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, और सेकंड सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड द कंडक्टर बॉडी दैट विल बी ज़ीरो। ये तो तुम्हें पता ही है, ये पिछले सेशन में मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि एक कंडक्टर में उसके बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। यही चीज़ मैंने तुम्हें सी पॉइंट जो कि कंडक्टर बॉडी में लेके दिखा दिया। एक थिन प्लेट लिया है मैंने, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, और सीन्स हम
ऐसे पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि सरफेस के बहुत पास है। अब थिकनेस ही बहुत कम है तो उस थिकनेस के अंदर एक पॉइंट ले लिया तो वो तो और सरफेस के बहुत करीब आ गया ना। तो उसमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से ई नेट इनसाइड 0 हो गया। बाहर कितना आ जाएगा, अंदर कैंसिलेशन हो रहा है बॉडी में, बाहर जुड़ रहा है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑन आउटसाइड पॉइंट्स। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ होता है एक आर्बिट्ररी कंडक्टर में। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने एक आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर ले लिया जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि तुम्हें मेरे पिछले सेशन से ये याद है कि जो सिग्मा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, वेर आर इज़ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सरफेस। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हर जगह चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसके कारण सिग्मा जो है हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो इस केस में कंडक्टर के सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे। ठीक है, तो तुम्हें अभी ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है तो वीडियो पॉज करो और सोचो, क्योंकि तुम्हें एक यूनिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आइडिया है ना, तो आंसर के करीब तो आ सकते हो। तो वीडियो पॉज करके एक थॉट ले लो, उसके बाद फिर पूरा देख लो मैं क्या कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके सरफेस पे, इस कंडक्टर के सरफेस पे एक एरिया एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो तुम्हें तो ये पता ही है कि कंडक्टर के बॉडी में, अब ये सॉलिड बॉडी है तो कंडक्टर के बॉडी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो सी पॉइंट कंडक्टर के बॉडी में बना हुआ है, सी पॉइंट कंडक्टर के बॉडी में बना हुआ है। अभी मैं कुछ देर बाद तुम्हें एक 3D एनिमेशन भी दिखाऊंगा जो एक आर्बिट्ररी शेप में तुम्हें 3D में चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एरिया एलिमेंट ले लिया मैंने। क्या किया, एरिया एलिमेंट ले लिया। अब देखो फिजिक्स में तो हमेशा जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट में बांट के देखते हैं, उनका नेचर देखते हैं कैसे वो बिहेव कर रहा है, उसी के हिसाब से पूरे बॉडी का हम क्या करते हैं, फाइनल बिहेवियर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एरिया एलिमेंट ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया ऊपर, जस्ट उसके ऊपर, और एक पॉइंट ले लिया जस्ट उसके नीचे सी बॉडी में, कंडक्टर बॉडी में। अब देखो सी विल हैव 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज़ इनसाइड द मेटालिक बॉडी। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है उसमें। तो यहाँ पे देखिए एरिया एलिमेंट को ले लिया। अब उस एरिया एलिमेंट को सेपरेट करके मैं यहाँ पे उसका सिचुएशन दिखाऊंगा। तो देखो एरिया एलिमेंट के बहुत पास तुमने ए पॉइंट को लिया है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या मान सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये अजम्पशन किस सिचुएशन में मान सकते हैं तो मैंने बताया, सिंस पॉइंट ए एरिया एलिमेंट के बहुत पास है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो तो ऊपर उसके ए पॉइंट पे ऊपर जाएगा वर्टिकली अपवर्ड, और जो एरिया एलिमेंट का जो नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, है कि नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सी पॉइंट का सिचुएशन देखो, अब सी पॉइंट पे एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे आ रहा है, तो हमने तो बोला कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे ऊपर जा रहा होगा, तभी तो वो कैंसिल होगा। लॉजिक समझ आया, तभी तो वो कैंसिल होगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर सी पॉइंट पे नीचे आ रहा है ड्यू टू द एरिया एलिमेंट, तो उसको 0 करने के लिए एक नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाकी एरिया एलिमेंट्स के कारण, जो कि कंडक्टर के सरफेस पे है, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो ये देखो मैंने बना दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर आना चाहिए। तो सी पॉइंट पे अगर ये बाकी एरिया एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ए पॉइंट पे भी ऊपर होगा, है कि नहीं, ए पॉइंट पे भी ऊपर होगा। तो देखो यहाँ पे सी पॉइंट पे कैंसिलेशन हो गया और ई नेट क्या आ गया, 0। तो तुम्हें समझ आया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे आ रही है सी पॉइंट पे, एरिया एलिमेंट के कारण तो नीचे है और बाकी जो बचे हुए एरिया एलिमेंट हैं उनके कारण ऊपर है, तो नेट क्या आ गया, 0 आ गया। क्या हुआ बेसिकली, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल एरिया एलिमेंट हुआ ऑन सी, और जिसका रिजल्ट क्या आ गया, नेट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ए सिचुएशन को देखो, ए पे क्या सिचुएशन है, तो ए पे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर है एरिया एलिमेंट के कारण, और बाकी सारे एरिया एलिमेंट के कारण भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो भी ऊपर है, वो भी क्या है, ऊपर है। ठीक है, वो तो चेंज नहीं होगा ना।
सी पॉइंट पे बाकी सारे एरिया एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था, तो ए पे भी ऊपर ही होगा। तो आप देखो ए पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ए पे बेसिकली एडिशन हो जा रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया एलिमेंट के कारण जो हमने कंसिडर किया है, और बाकी बचे एरिया एलिमेंट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के नियर सरफेस हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और सिग्मा क्या होता है, वहाँ का लोकलाइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, लोकलाइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी याद रहेगा, तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कहीं पे भी। तो देखो ये सेम फार्मूला आ गया जो हमने थिक रेक्टेंगुलर शीट लिया था, कंडक्टिंग शीट, उसके बाहर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रही थी ना, सरफेस के पास। किसके पास, सरफेस के पास। ठीक है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट है, मेटेलिक शीट है, थिक शीट, तो उसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है हर पॉइंट पे उसके सामने, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सरफेस एंड वेरी नियर टू द सरफेस, एट एवरी पॉइंट in front of the sheet, may be far away or may be close, the value is sigma upon epsilon naught only। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने दिखा दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिचुएशन को दिखा दिया है। अब सेम सिचुएशन को हम 3D में देख लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा को अलग अलग लिखा हूँ क्योंकि देखो हर पॉइंट पे जो सिग्मा होगा वो अलग होगा ना, हर पॉइंट पे सिग्मा होगा वो क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड आर इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑन दिस। तो अगर आर चेंज नहीं करेगा तो सिग्मा हर जगह सेम हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आर चेंज नहीं होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक स्फेरिकल मेटालिक शेल या मेटालिक स्फीयर है कि नहीं, तो उसमें सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, तो मेटालिक स्फीयर के सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये देखो कैंसिलेशन भी दिखा दिया, इतना क्लियरली पुट कर दिया है कि बाकी एरिया एलिमेंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा सी पॉइंट पे, और एरिया एलिमेंट के कारण नीचे होगा, तो वो कैंसिल हो गया सी पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे वही जुड़ गया, तो नेट वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो हम 3D में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई भी आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट ऐसा ले लिया, देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने कोई भी आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इसके बाहर जस्ट सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी वो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। लाइक शीट पे ये प्रॉपर तरीके से 3D फिगर नहीं दिख रहा था, यहाँ पे आपको 3D दिखा दिया कि कैसा भी कंडक्टर हो 3D शेप का तो इस तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पे देखिए एक एरिया एलिमेंट ले लिया। अच्छा, एरिया एलिमेंट का जो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एरिया एलिमेंट का नॉर्मल उसका डायरेक्शन होगा। तो ये जो एरो निकाल रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये क्या है, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट का नॉर्मल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, एलोंग द नॉर्मल है, उस एरिया एलिमेंट पे एलोंग द नॉर्मल है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लो, फील ले लो। ठीक है, और 3D में इमेजिन कर लो। तो कोई भी आर्बिट्ररी मेटालिक कंडक्टर हुआ, या तो शेल हुआ या तो तुम्हारा सॉलिड कंडक्टर हुआ, उसमें भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नियर द सरफेस क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नियर द सरफेस वर्ड याद रखना। अब यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, अपना नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और 3D में इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाया जा रहा है।
तो मेटालिक शेल हो या सॉलिड मेटालिक बॉडी हो, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप का, उसके सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो एक आर्बिट्ररी शेप का मेटालिक लाइक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है आपके सामने। तो फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। यहाँ पे देखो एक एरिया एलिमेंट ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इट्स नॉर्मल होगा, ठीक है, और वो वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। फिर कहीं और किसी और पॉइंट पे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और एरिया एलिमेंट ले लिया, तो इस पर भी एरिया नॉर्मल दिखा देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के अलोंग होगी। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा और सिग्मा 1 अलग अलग होंगे क्योंकि जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट डिफरेंट सरफेसेस अलग अलग है। तो सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे लिख दिया। जो बता रहा हूँ पुराने चैप्टर्स को भी रिलेट कर रहा हूँ, टॉपिक्स को जो भी सेशन लिया है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे पुराने सेशंस को आप जाके देखिए, कंडक्टर का पूरा सीरीज़ डाल के रखा है, तो अच्छे से देखिए, हर चीज़ को समझ के नए लेक्चर को देखिए, फिर तो ज़्यादा कनेक्ट फील होगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। एक्चुअली लाइक ये है ना, चार्जेस की दुनिया है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस क्या होती है और उसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो हमारा असली सवाल तो ये नहीं था, असली सवाल तो ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक कंडक्टर पे का मायना क्या होता है, क्या चीज़ होती है। तो किसी भी कंडक्टर पे अगर आप सरफेस चार्ज दे देते हो प्लस चार्ज, तो बेसिकली वो क्या होता है, अगर आपने प्लस चार्ज दिया है तो वो एक जो है ना खिंचाव के स्टेज में रहता है, लाइक फूटने के स्टेज में रहता है। अगर आप ज़्यादा चार्ज डाल दोगे ना तो कंडक्टर फूट जाएगा, समझ आ रहा है। और अगर आपने माइनस चार्ज डाल दिया है तो वो कंप्रेसिव स्टेट में रहता है, ठीक है, वो दब जाएगा बहुत, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों फील कर रहा है कंडक्टर ड्यू टू द चार्जेस ऑन इट। तो इस चीज़ को हम देखने के लिए ये सेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए फिर से हम स्मॉल एरिया एलिमेंट लेके एनालाइज करते हैं एक आर्बिट्ररी कंडक्टर पे। तो यहाँ पे देखो उस एरिया एलिमेंट के पास जो बाकी बचे एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी वैल्यू थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो उस एरिया एलिमेंट पे अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो क्या एरिया एलिमेंट के खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा उस पर, नहीं। तो खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, वो आसपास के चार्जेस के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आसपास का जो एरिया एलिमेंट है उसी के कारण वो चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आसपास के चार्जेस के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनके कारण जो है वो एरिया एलिमेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उस एरिया एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, तो अगर उस पॉइंट पे जहाँ पे एरिया एलिमेंट सिचुएटेड है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज कितना हो जाएगा एरिया एलिमेंट पे, सिग्मा इंटू डी ए, वेयर डी ए इज़ द एरिया ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो एरिया एलिमेंट के कारण था वो नीचे था, ठीक है। और बाकी एरिया एलिमेंट्स जो हैं कंडक्टर के उसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर था। तो सी पॉइंट पे नेट कैंसिलेशन हो रहा था 0, और ऊपर जो है वो जुड़ रहा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रहा था। तो ये चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। तो फोर्स किस कारण एक्सपीरियंस कर रहा है एरिया एलिमेंट, बाकी सारे एरिया एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू द चार्ज ऑन द एरिया एलिमेंट इज़ द फोर्स ऑन द एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। एरिया कितना हो गया, डी ए, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, डी ए ले लिया, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट लिख लूँगा, तो चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट लिख लूँगा यहाँ पे
वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए। तो फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट वो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट, एंड दैट इज सिग्मा इंटू डी ए। तो कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट आ गया सिग्मा स्क्वायर डी ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होगा तुम्हें यहाँ पे, सिंपल से क्या किया है मैंने, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, यही किया है मैंने और कुछ नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाकी एरिया एलिमेंट्स हैं उनके कारण उस एरिया एलिमेंट के सराउंडिंग में लिख दिया, उन बाकी एरिया एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके सराउंडिंग में, एरिया एलिमेंट के सराउंडिंग में, ठीक है। क्योंकि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है प्रेशर क्या आ जाएगा बताओ, प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो अपन क्या करेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट पे प्रेशर की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो जो एफ परपेंडिकुलर तुम निकाले हो, जो फोर्स निकाले हो, क्या है, उस स्मॉल एरिया एलिमेंट पे नॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू बाय डी ए कर दो। स्मॉल एरिया एलिमेंट की एरिया कितना लिया था हमने, डी ए, तो डी ए कट जाएगा, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसी भी आर्बिट्ररी कंडक्टर पे, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो फील कर रहा होगा, कितना फील कर रहा होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसी चीज़ को आप 3D में यहाँ पे इमेजिन कर लो। देखो कोई सा भी एक आर्बिट्ररी कंडक्टर ले लिया, कोई सा भी एक आर्बिट्ररी कंडक्टर ले लिया जिस पे भी की पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पूरे कंडक्टर पे, इस पूरे कंडक्टर पे क्या इमेजिन करो कि एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सरफेस पे है। ऑब्वियसली सारा चार्ज कंडक्टर पे सरफेस पे ही होता है, क्योंकि इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो गॉसियन लॉ अगर लोगे, गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, तो उसके गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इनक्लोज क्या आना चाहिए, चार्ज ज़ीरो आना चाहिए। तो सारा चार्ज किधर एसोसिएटेड रहेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस सरफेस, ऑन दिस कंडक्टर सरफेस, दिस कंडक्टर बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू क्या आ गई हर एक पॉइंट पे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो देखो सारा कुछ जो वहाँ पे बताया, लाइक स्केच करके, वो अभी 3D में बता दिया तुम्हें कि कैसा फील होता है, ठीक है। तो पूरा फील ले लो और समझ लो, और पूरे चैनल को फॉलो करते रहो। पिछला सेशन भी सारा अच्छे से देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स की फील आ जाएगी तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, उसका एरिया कितना था, डी ए, तो उस पर प्रेशर कितना फील हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रहे प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए विल बी फोर्स, फोर्स ऑन दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, एलॉन्ग द एरिया नॉर्मल। तो इसीलिए यहाँ पे एरिया नॉर्मल दिखा रहा हूँ थ्रू एन एरो, समझ आ रहा है। प्रेशर मत दिखा देना, प्रेशर नहीं लग रहा है एलोंग द नॉर्मल, क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, समझ आ रहा है, वो चारों दिशा में इक्वली लगता है। फ्लूइड याद आ रहा है तुम्हें, फ्लूइड पानी के अंदर जो प्रेशर होता है वो एक पॉइंट पे चारों दिशाओं में लगता है, ठीक है। बट जो फोर्स आ रहा है इस प्रेशर के कारण वो एरिया नॉर्मल के अलोंग है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट्स बनाओ कायदे से और उसमें लिखो, और बहुत ही अच्छे से पुट कर दिया है मैंने यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे पूरा जो कंडक्टर है और इस पे जो चार्ज है, इन सब चार्जेस के कारण देखो ये प्रेशराइज्ड सिचुएशन में है, ठीक है। आउटवर्ड फोर्स लग रहा है और उस आउटवर्ड फोर्स के कारण एक प्रेशर जनरेट हो रहा है हर पॉइंट पे, ठीक है। तो द होल मेटल बॉडी इज़ इन अ सिचुएशन ऑफ प्रेशर। तो तुम्हें नहीं लगता है कि अगर चार्जेस की वैल्यू बढ़ा दोगे, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ा दोगे एक पॉइंट पे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो एक टाइम पे वो बॉडी का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक्सीड कर जाएगा, है ना। तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। याद आ रहा है वो चैप्टर 11th का चैप्टर है कि नहीं? ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता था कि नहीं? जब तुम एक पर्टिकुलर स्ट्रेस लेवल एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ा देते थे तो क्या आता था? ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता था। स्ट्रेन इतना ज़्यादा हो जाता था कि फिर वो ब्रेक ही हो जाता था। तो ये अगर चार्जेस आप बढ़ा दोगे किसी कंडक्टर के सरफेस पे तो वो फूट सकता है एक बॉम्ब की तरह, है कि नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है और अभी आज हम सवाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझ लेना और एप्लीकेशन नहीं सीखना तो ये अधूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में मैं बहुत अच्छे 2 प्रॉब्लम्स लूँगा, तो आप पूरा सेशन अच्छे से ध्यान से देखो और नोट्स कंप्लीट करते रहो। यहाँ पे देखो 3D में मैं तुम्हें एक स्फीयर दिखा रहा हूँ। तो आर्बिट्ररी कंडक्टर का तो सिचुएशन देख लिया, चिंता मत करो। लाइक मेंस और एडवांस में और नीट में आर्बिट्ररी शेप के जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन तुम्हें आइडिया होना चाहिए और इतना आइडिया मैंने तुम्हें अभी बता दिया है, ठीक है। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा तो क्या होगा इस लाइक मेटालिक स्फीयर में? अभी सॉलिड हो या शेल हो फ़र्क नहीं पड़ता है, मेटल हो इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मेटल पे सारे चार्ज किधर हो जाते हैं? सरफेस पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। इवन एक ऐसा मटेरियल जिस पे सारा चार्ज क्या है? सरफेस पे कॉन्सेंट्रेटेड है और उस मटेरियल से बना हुआ वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल है, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आराम से लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें कैसे आएंगे? मेटालिक स्फीयर, लाइक सॉलिड मेटालिक स्फीयर और हॉलो मेटालिक स्फीयर के ही आएंगे, जिसपे सारे चार्जेस किधर होंगे? ऑन द सरफेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिग्मा क्या होगा? सिग्मा तो कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट है। तो सिग्मा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मतलब हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सेम है, एज अपोज टू दैट आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट जहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंट हो रहा था, अलग अलग हो रहा था, क्योंकि जो है सिग्मा चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के ही फॉर्म में आएगा और उसके कारण जो फोर्स होगा वो एरिया नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। तो रेड वाला जो एरो है वो एरिया नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक है ना। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज़ द प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं तुम्हें सवाल पूछता हूँ कि अगर इस सॉलिड स्फीयर को या मेटालिक शेल को जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटर सरफेस है, मैं 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दूं तो एक हेमिस्फेयर दूसरे हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, अगर मैं तुमसे ये वैल्यू पूछूं तो तुम कैसे बनाओगे? अब तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का ज्ञान है तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बाद फिर से सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग लाइक चलते रहना चाहिए, नए नए आइडियाज़ को सोचते रहो, क्योंकि अगर तुम एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डालेगा जहाँ पे तुम्हें आते हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होगा। तो जब तक आप नए नए सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं सीखिएगा, लाइक आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑल द एरिया एलिमेंट्स ऑन द स्फीयर सरफेस इज एक्सपीरियंसिंग एन आउटवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये कोई नई बात तो नहीं लिखी मैंने, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये स्फीयर फूटने के कगार पे है, चार्ज बढ़ाते जाओ ये स्फीयर फूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पर जो है पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आउटवर्ड्स है, ठीक है। सारे एरिया एलिमेंट्स आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक। तो जो मैंने तुमसे सवाल पूछा कि अगर इसको एक लाइक एक प्लेन से 2 हेमिस्फेयर्स में बांट दूं तो एक हेमिस्फेयर दूसरे हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हम एक सॉलिड मेटल स्फीयर ले लेते हैं या मेटालिक शेल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3D की इमेजिनेशन आ रही होगी तुम्हें। इस पे जो है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब हम यहाँ पे इस स्फीयर को जो है वो दो हिस्सों में बांट देंगे एक प्लेन से, और फिर कुछ डेरिवेशन करेंगे और एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एरिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एरिया। तो इस पे देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फील ले लीजिए 3D का। ये यहाँ पे आपके लिए सवाल लिख दे रहा हूँ। सवाल ऑलरेडी मैंने क्लियरली पुट कर दिया है, तो यहाँ पे अपने नोट्स में सवाल को लिख लो। और यहाँ पे देखो एक प्लेन से हम क्या कर रहे हैं, इस स्फीयर को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, दो हेमिस्फीयर्स में। तो एक को राइट वाले को फर्स्ट नेम कर दिया और दूसरे वाले को, लेफ़्ट वाले को सेकंड, ठीक है। तो सेकंड फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है और फर्स्ट सेकंड पे कितना फोर्स लगा रहा है, टू बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द चार्जेस ऑन द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए। तो ड्यू टू द चार्ज द स्फीयर वांट्स टू एक्सप्लोड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया एलिमेंट के थ्रू प्रोसीड करेंगे। तो हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया ऑन द राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो एरिया एलिमेंट ले लिया एट थीटा एंगल, ठीक है। कितने थिकनेस का एरिया एलिमेंट लिया, आर डी थीटा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ये हमने फ्लक्स के लाइक सेशन में भी ऐसा किया था। तो अगर आप इंटीग्रेशन को अच्छे से सीखे हो, मेरे पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखे हो, तो ये इंटीग्रेशन तुम्हें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। ऐसा एरिया एलिमेंट लेके प्रोसीड करना हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एरिया एलिमेंट ले लिया हमने। अब देखो इस एरिया एलिमेंट का थिकनेस मैं डिफाइन कर दूंगा, वो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। थीटा एंगल पे एक एरिया एलिमेंट लिया, थीटा से थोड़ा डी थीटा ऊपर गए, ठीक है। तो आर डी थीटा आ गया यहाँ पे, देखो थिकनेस ऑफ द एरिया एलिमेंट। थीटा कौन सा है डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब एरिया ऑफ द एलिमेंट लिख लेंगे, जो रिंग एलिमेंट है, रिंग किस शेप का आया ये एलिमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट,
लिख लेंगे यहाँ पे। तो एरिया कितना आ जाएगा स्मॉल एलिमेंट का, रिंग एलिमेंट का, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इसका एरिया एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया लिख लिया हमने। अब इस एरिया एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा ये लिख लेंगे। तो चार्ज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और सिग्मा तो कांस्टेंट है क्योंकि अब तो ये यूनिफॉर्म रेगुलर ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है। ठीक है, तो सिग्मा लाइक चार्ज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें पता है कि जो प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है ना। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो इस स्मॉल रिंग एरिया एलिमेंट पे जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है फॉर द होल स्फीयर सिंस सिग्मा इज कांस्टेंट। तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा ऑन दिस रिंग एलिमेंट। तो फोर्स कितना आ गया तुम्हारे पास, देखो सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा डी थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तुम्हारा डी एफ का वैल्यू आ गया। अब तुम एक और चीज़ देख रहे होगे कि डी एफ जो है वो किधर होता है, नॉर्मल के अलॉन्ग होता था, है कि नहीं, नॉर्मल के अलॉन्ग होता था। तो डी एफ का जो एक कॉम्पोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डी एफ कॉस थीटा आएगा, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, डी एफ साइन थीटा। तो इस रिंग एलिमेंट पे डी एफ साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कटते दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए एक काउंटर पार्ट डी एफ साइन थीटा का जस्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर नीचे का फोर्स देखोगे, नीचे वाले एलिमेंट पे जो फोर्स आ रहा है रिंग एलिमेंट का भी हिस्सा करके देखो, तो डी एफ का एक कंपोनेंट नीचे के पोर्शन में क्या आया, हॉरिजॉन्टल आया टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एक क्या आ गया माइनस लाइक वाई एक्सिस में आया है माइनस जे कैप। तो डी एफ साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ डी एफ कॉस थीटा ही बचा ना। ठीक है, डी एफ कॉस थीटा ही बचा। तो एक रिंग एलिमेंट पे जो नेट फोर्स आ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो क्या आ रहा है, डी एफ कॉस थीटा ही आ रहा है, जो कि टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो फोर्सेस आ रहे हैं, जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो तो कट जा रहे हैं, ये आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है एक रिंग एलिमेंट पे। तो ऐसा हर एक रिंग एलिमेंट के साथ हो रहा होगा। तो सारे रिंग एलिमेंट का अगर मैं डी एफ कॉस थीटा जोड़ दूँ, सारे रिंग एलिमेंट का अगर मैं डी एफ कॉस थीटा जोड़ दूँ तो नेट फोर्स आ जाएगा, है कि नहीं, नेट फोर्स आ जाएगा, है कि नहीं, एक पूरे हेमिस्फेयर के कारण। तो यही हम करने वाले हैं, सारे रिंग एलिमेंट्स विच आर फॉर्मिंग अ हेमिस्फेयर will add all the forces due to all those ring elements and will get the net force। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए डी एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली ली यूजिंग डी पी इंटू एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग एलिमेंट। ठीक है, तो अब डी एफ कॉस थीटा को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो डी एफ कॉस थीटा लिख लिया, पहले से एक साइन थीटा आ रहा था, डी एफ कॉस थीटा के कारण एक और कॉस थीटा आ गया। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से π/2, ऑब्वियसली 0 से π/2 पूरा हेमिस्फेयर कंप्लीट हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट है। तुम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब इस सब इंटीग्रेशन को मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में आगे आ गए हैं और इन सब में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी तुम्हें डाउट हो रहा है तो सीरियसली तुमने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाओ सीरियसली देखो और फिर यहाँ पे आओ
तो ज़्यादा अच्छा फील होगा। ठीक है, नहीं देखोगे सीरियसली तो लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर लो। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो, नोट्स बनाते जाओ साथ साथ। लाइक काफ़ी लाइक बेसिक से हम नोट्स बना रहे हैं यहाँ पे और सब चीज़ को समझ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, माइनस कॉस 2 थीटा हो जाता है। तो माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 2 थीटा है। तो नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, लिमिट पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। लिमिट पुट करके देख लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, पाई आर स्क्वायर इज़ द इफेक्टिव एरिया। तुम यहाँ देखो, यहाँ पे देखो शेड कर रहा हूँ मैं। तो अगर तुम डायमेट्रिकल प्लेन देखोगे, कोई भी स्फीयर का एक डायमेट्रिकल प्लेन देखोगे तो उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ही आएगा ना, है ना। तो एक हेमिस्फेयर पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, उसको डायरेक्टली तुम कैसे लिख सकते हो, यूजिंग इफेक्टिव एरिया। कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर दैट मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर द इफेक्टिव एरिया, है कि नहीं। तो दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट याद रखें। इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स क्या होता है इफेक्टिव एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर। कौन सा इफेक्टिव एरिया है ये भी मैंने फिगर में दिखा दिया है, तो इसको अच्छे से नोट्स में स्टार मार्क करके लिख लो। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे जो भी सवाल आएगा रिगार्डिंग मेटालिक स्फीयर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होना ही है। ठीक, तो आप देखो जब हमने फोर्स निकाल लिया एक हेमिस्फेयर पे, तो जो सवाल पूछा था मैंने कि जो एक हेमिस्फेयर है वो दूसरे हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसका आंसर भी तुम्हें मिल गया कि एक हेमिस्फेयर पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उतना ही फोर्स जो है दूसरे हेमिस्फेयर को लगाना पड़ेगा उस हेमिस्फेयर को स्टैटिक रखने के लिए, है कि नहीं, स्टैटिक रखने के लिए। तो इसको तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी देख सकते हो। एक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो राइट के डायरेक्शन में आएगा, तो एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में आना चाहिए, तो वो कौन लगाएगा, दूसरा वाला हेमिस्फेयर। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इज द फोर्स बिटवीन 2 हेमिस्फेयर्स ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया टुवर्ड्स राइट। अब सारा जो लाइक मटेरियल में फोर्स आ रहा होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा होगा, तो उनका नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया है सॉल्व। इसको नोट्स में लिख लें अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, दूसरा हेमिस्फेयर भी दिखा दिया। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से सेकंड वाला भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है ना। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं इसी पे बेस्ड, इसी का एक अलग वेरिएंट, और उस सवाल के बाद इस सेशन को एंड करेंगे। तो इस सेशन में हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट्स। कंडक्टर के सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक आर्बिट्ररी कंडक्टर के, या कोई सा भी कंडक्टर ले लो, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आ गई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना वैल्यू होता है, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सारे का प्रूफ देखा कायदे से, कुछ भी आर्बिट्ररी नहीं बताया। ठीक है, उस पर बेस्ड एक लाइक क्वेश्चन भी कर लिया जिसमें क्या था कि एक हाफ दूसरे हाफ पे कितना फोर्स लगाता है।
एक चार्ज मेटालिक स्फीयर पे, ठीक है। तो अब आओ दूसरा सवाल करते हैं यहाँ पे कि मान लो कि अब हेमिस्फेयर जो है ना वो पहले से कटा हुआ है, हेमिस्फेयर जो है वो पहले से कटा हुआ है और उसको बहुत क्लोजली स्पेस्ड करके रख दिया गया है, क्लोजली स्पेस्ड करके रख दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सिंस उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। अब कोई पकड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है ना। पहले सवाल में दोनों कनेक्टेड थे तो जो है वो कोहेसिव फोर्स लग रहा था, है कि नहीं, रोक रहा था एक हेमिस्फेयर दूसरे को। अब यहाँ पे दोनों कनेक्टेड नहीं है तो इसको रोकने के लिए हम एक क्या करेंगे कि चार्ज रखेंगे एट द सेंटर ऑफ दिस कंप्लीट स्फीयर, ठीक है। जो ये दो हाफ्स कंप्लीट स्फीयर बनाएंगे उसके सेंटर पे एक चार्ज ऐसा रखना है जिसके कारण क्या हो कि ये दोनों हेमिस्फेयर्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। किस इक्विलिब्रियम में आ जाए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आप बताओ ये सवाल कैसे करोगे। तो थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया उसी सवाल में, तो कितना चार्ज रखें कि पूरा सिस्टम एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो जो दोनों हाफ्स हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिग्मा है और वो यूनिफॉर्म है, ठीक। और दोनों मेटालिक स्फीयर्स हैं, तो मेटालिक स्फीयर हैं तो चार्ज जो है सरफेस पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऑब्वियसली तुम्हें एक आंसर तो आ ही रहा होगा कि साइन क्या होना चाहिए उस चार्ज का जो सेंटर पे रखना चाहिए हमें, तो उसका नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि देखो आपस में दोनों हेमिस्फीयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, तो दूर जाना चाहते हैं, तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा तुम्हें। तो पकड़ के रखना पड़ेगा तो कैसा चार्ज रखना पड़ेगा एट द सेंटर, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव चार्ज ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दोनों हेमिस्फीयर्स को, ठीक है। तो अब चलो एक आंसर तो मिल गया कि साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, पर मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो अगेन हमने इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और जो है चार्ज रखना है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो तुम्हें पता ही है कि लाइक एक हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अभी निकाला हमने, वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई आर स्क्वायर इज द इफेक्टिव एरिया, ठीक है। और इफेक्टिव एरिया किसका एरिया होता है, वो डायमेट्रिकल प्लेन का होता है जो स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो ये तुम्हें विजुलाइज करा दिया था मैंने उसी समय डेरिवेशन के टाइम पे। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इज द फोर्स ऑन वन हेमिस्फेयर। तो इतना ही फोर्स जो है चार्ज के अट्रैक्शन के कारण आना चाहिए, है कि नहीं। तो अब देखो चार्ज के अट्रैक्शन के कारण भी एक फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। तो राइट वाले हेमिस्फेयर पे वो लेफ़्ट की तरफ होगा क्योंकि वो चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक। तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाला, सिमिलरली हम इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल सकते हैं जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरिया एलिमेंट ले लिया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस चार्ज के कारण जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, जो सिस्टम को पकड़ के रखने के लिए वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर हेमिस्फेयर पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लें तो उस पर फोर्स कितना होगा, तो सिग्मा इंटू डी ए उस एरिया एलिमेंट पे चार्ज होगा, छोटे से एरिया एलिमेंट पे। तो क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू डी ए, के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया। प्रेशर क्या आ जाएगा, तो डी ए से डिवाइड कर दोगे, अगेन सेम तरीका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाला था हमने, तो एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स है वो नॉर्मल के अलॉन्ग है, एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, तो एफ थ्रस्ट अपॉन एरिया इज़ द प्रेशर। तो एरिया कट गया यहाँ पे, तो के क्यू सिग्मा बाई आर स्क्वायर। अब इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट लगा देंगे क्योंकि एक एलिमेंट पे प्रेशर इतना है के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, तो सारे एलिमेंट्स के कारण निकालना पड़ेगा। तो सारे एलिमेंट्स के कारण तुम निकालोगे फोर्स, तो जो है उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस
dp इंटू इफेक्टिव एरिया कितना होगा, अगेन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको तुम वैसे प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। और हर एक एलिमेंट पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में भी कितना प्रेशर लग रहा था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, जो हर एक एलिमेंट प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा था उसमें इफेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो हर एक एलिमेंट प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, इस क्यू चार्ज के कारण जो सेंटर पे रखा हुआ है वो कितना है, के क्यू सिग्मा बाई आर स्क्वायर है ना। तो इसको इफेक्टिव एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेट फोर्स मिल जाएगा। तो इफेक्टिव एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, अगेन द एरिया ऑफ द डायमेट्रिकल प्लेन विच इज़ इनसाइड द स्फीयर। तो फिर हमने क्यू चार्ज के कारण भी हेमिस्फेयर पे फोर्स निकाल लिया और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण भी फोर्स निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास, यहाँ पे तुम्हारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। तो यही क्यू की वैल्यू तुम्हें चाहिए था सवाल में। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है चार्ज की वैल्यू आ गई, कितना चार्ज रखें ताकि पूरा सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। इस सवाल को करने में भी हमने इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से जाते तो लंबा हो जाता, आंसर तो यही आता, लेकिन ठीक है पिछला सवाल से हमने इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हमने उसको भी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो स्फीयर के केस में इफेक्टिव एरिया कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे फ्लूइड में भी यूज़ हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो। बबल का एक्सेस प्रेशर निकालने में, याद करो, फ्लूइड याद करो। तो यहाँ से अगर सिग्मा को हम ऐसा लिख दें कि क्यू डैश बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू डैश क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर हो जाएगा, वो स्फीयर जो दोनों हेमिस्फीयर्स मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका Q की वैल्यू क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ Q डैश, Q इज इक्वल टू Q डैश बाई 2। तो सिग्मा को अगर आप Q डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर से डिफाइन करते हो तो इन टर्म्स ऑफ Q डैश आंसर क्या आ गया, Q इज इक्वल टू Q डैश बाई 2। तो उतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा टू कीप द ऑल सिस्टम, होल सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से हम ये सेशन को कंप्लीट करते हैं। आपको दोनों सवाल अच्छे लेवल के करा दिए और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिया हमने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सारा कुछ याद रखिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए